हमारे साथ दुनिया भर के बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल बड़ा बदल गया और नेस्डेक तो धुआंधार भाग रहा है। क्या कुछ बदला है सर, क्यों इतनी तेजी हो रही है अमेरिका में? देखिए अनिल जी, इससे इंडिकेशन आ रहा है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका जो महीने का ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे करता है, उन्होंने ये दिखाया कि कैश पोजीशंस लगभग 2001 के हाईएस्ट लेवल पे आ गई। जो इक्विटी की पोजीशन है, जितना इक्विटी में फंड मैनेजर्स लेके बैठे हैं, वो लीमन ब्रदर्स के क्राइसिस के टाइम अक्टूबर 2008 के लेवल पे आ गए। कैश 6.1% होल्ड की हुई है। सेंटिमेंट लगभग जीरो पे आ गया। बुल और बियर, उनका जो सेंटिमेंट होता है वो जीरो पे चल रहा है। तो वो बहुत कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है नॉर्मली कि मार्केट में बहुत मंदी की सोच आ गई, इससे मार्केट उछलेगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, मार्केट अभी रिसेशन आएगा और मंदी आएगी, दूसरी तरफ के इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल ग्रोथ आने वाली है। इसके बीच में पेंडुलम चल रहा है और लास्ट 5 दिनों में 4 बारी नेस्डेक ऊपर गया है। लास्ट 4 दिनों में 3 बारी S&P 500 और डाउ दोनों ऊपर गए हैं। तो खरीदारी लौटी है। थोड़ा सेंटिमेंट जरूर इंप्रूव हुआ है। पिछले हफ्ते का थोड़ा रिलीफ है कि 9.1 जब इन्फ्लेशन आई, सबको लगा कि 1% ना बढ़ा दे कहीं फेड और तेजी से ना बढ़े, बट फिर फेड ने सांत्वना दी मार्केट को कि 75 ही हम करेंगे। और अब जो मार्केट दिखा रहा है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 75 की अगले हफ्ते। आज एक इवेंट आने वाला है अनिल जी। सवेरे तो बैंक ऑफ जापान एज एक्सपेक्टेड उन्होंने कोई फेरबदल नहीं की। कुरोडा जो है बहुत सालों से गवर्नर, अगले साल वो रिटायर होते हैं, उन्होंने वही नरम पॉलिसी रखी, कोई चेंज नहीं किया। आज ईसीबी ने रेट बढ़ाना है और प्रॉब्लम ईसीबी के सामने क्या है कि जो यूरोजोन का कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो कोविड के वक्त अप्रैल 2020 से भी नीचे गिर गया है और हाईएस्ट लेवल पे गिरा है। तो ये सोच के कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है और साथ इन्फ्लेशन साथ रिसेशन का डर है और सामने इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। 9.4% कल यूके की इन्फ्लेशन आई। यूरोजोन में भी इन्फ्लेशन 8.6% चल रही है और ये गैस की जो वृद्धि हुई पिछले महीने उससे पहले की है। तो ओवरऑल बहुत मुश्किल एक काम है यूरोजोन के सामने कि रेट कैसे बढ़ाए जाए। इन्फ्लेशन को तो काबू में करने के लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बट सामने रिसेशन का खतरा है। 2011 में उन्होंने कोशिश की थी कि 2008 के जो रेट काटे हुए थे वो बढ़ाए जाएं, बट कुछ ही महीने में उनको रिट्रीट करना पड़ा। और तब आपको याद है 2012 की शुरुआत में मारियो ड्रागी जो होते थे ईसीबी के चीफ उस टाइम पे, अब इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, मारियो ड्रागी ने कहा था वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स। ये वॉट एवर इट टेक्स फिर सारे सेंट्रल बैंक्स का मोटो बन गया कि कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, जो भी करना पड़े हम करेंगे, बट इकोनॉमी को संभालेंगे। तो अब यही लोग देख रहे हैं कि आज 25 करते हैं कि 50 या 50 की बातचीत करते हैं। बहुत पेचीदा मामला है। यूएस जैसा नहीं है। यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी तेज है कि उसमें आप रेट हाइक कर सकते हैं बिना हार्ड लैंडिंग के। यहां तो हार्ड लैंडिंग होने वाली है इकोनॉमी की। और आज रशिया गैस चालू करेगा नहीं करेगा, किस फ्लो पे करेगा, वो भी आज एक बहुत अहम मुद्दा है। तो 3 चीजें हमें देखनी है। ईसीबी आज क्या कहता है, क्या ईसीबी 50 करता है या 25 करते हैं, और फिर सितंबर के बारे में क्या कहते हैं। रशिया गैस ऑन करता है नहीं करता है, और अगर करता है तो किस फ्लो से करता है। बैंक ऑफ जापान जो था एक और इवेंट वो हो गया और वो उसमें कोई सरप्राइज नहीं आया, मार्केट्स ने उसको वेलकम किया। तो ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ग्लोबली जहां पर आपको रखनी है नजर, और एक्शन यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। इस बीच बग्गा साहब बात करते करते, इनफैक्ट जैसे ही आप बात कर रहे थे, गैसप्रॉम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कुछ सप्लाईज को लेकर। ऑलरेडी हम देख रहे हैं यूरोप में कई कंपनीज को परेशानी हो रही है।
कब ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन दोबारा शुरू होगी इस पर भी पता नहीं चल पा रहा है। तो परेशानी बन रही है सर। इस पर आपका कोई नजरिया, जिस तरह से गैस सप्लाई पर इस समय चिंता बनी हुई है और डर है कि आगे जाकर रशिया शायद ऑयल सप्लाईज पर भी कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है? जी दीप, ये समझ नहीं आ रहा है। और एक और आपने आंकड़े देखे होंगे कि चाइना और भारत जो रशियन ऑयल खरीद रहे थे वो भी 30% गिरा पिछले 2 हफ्ते में। तो किसी को समझ नहीं आ रहा ये वेपनाइजेशन जो रशिया कर रहे हैं एनर्जी का। गैस अब देखिए 58% जर्मनी की गैस उधर से आती है, रशिया से आती है, और ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 से लार्जली आती है। इसको इन्होंने कहा, एक टरबाइन था सीमेंस का जो मेंटेनेंस के लिए गया हुआ था कनाडा ने उसको सीज कर लिया था सैंक्शंस के चलते। रशिया ने कहा हम तो बंद कर रहे हैं पाइपलाइन अनलेस तुम ये टरबाइन वापस करो। तो कनाडा को सैंक्शंस हटाए गए और वो टरबाइन रशिया को पहुंचाया गया। इनका मेंटेनेंस ऑफ लिया है। अब आज खुलने वाली थी गैस पाइपलाइन। अगर वो पाइपलाइन नहीं आती तो 40% जो यूरोप की गैस की खपत है वो रशिया से आती है, 58% जर्मनी की आती है। और बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी इमरजेंसी लेवल 2 पे है। अब ये इमरजेंसी 3 पे आज चले जाएंगे अगर आज ये पाइपलाइन नहीं खोली गई या उसमें कम रफ्तार से गैस छोड़ी गई। तो ये इमरजेंसी लेवल 3 जो राशनिंग हो जाता है, जहां बड़ी इंडस्ट्रीज को गैस की कटौती होगी और अपने इन्वेंट्री से क्या करते हैं, स्टोरेज है बहुत बड़े बड़े जहां ये विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं गैस। और सब घरों में दीप आपने देखा है यूरोप में गैस पाइपलाइन से आती है जो हीट करती है घरों को। हीटिंग बहुत जबरदस्त चाहिए, बहुत ठंडा मौसम रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक संकट आ सकता है अगर रशिया गैस नहीं अलाउ करता है। और इसमें आप देखिए जर्मनी ने पिछले महीने 1991 के बाद पहली बारी ट्रेड बैलेंस उनका नेगेटिव हुआ। वो क्यों हुआ? इतना बड़ा आप मैन्युफैक्चरर हैं और हाई एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर हैं। एनर्जी जब नहीं मिली और एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस गया। तो ये पूरा वेपनाइजेशन ऑफ गैस सप्लाई रशिया कर रहा है। इसको बदलने में टाइम लगता है। जर्मनी ने 3 इमरजेंसी एलएनजी कन्वर्जन टर्मिनल भी खरीदे हैं और कंपनीज के साथ सरकार ने करार किया कि आप सेटअप करिए टर्मिनल्स। बट जो यूएस का जो गैस की कन्वर्जन टर्मिनल है वो अभी भी बंद रहनी है अक्टूबर तक, क्योंकि उसमें आग लग गई थी। तो अब कतार से कोशिश कर रहे हैं, नॉर्वे से कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं अफ्रीका में अंगोला वगैरह में कहीं गैस है तो उसका उत्पादन जल्दी से करें। इतनी जल्दी वो होगा नहीं। तो काफी मुश्किल आने वाली है यूरोपियन इकोनॉमी को। और ऐसे माहौल में रेट कैसे बढ़ाए जाए और बट इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो क्लासिक स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो दीप ये आ रहा है यूरोप में। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। लेकिन जो कल भी हम बात कर रहे थे बग्गा साहब की, यूके में तो बड़ा माहौल खराब है, न एसी है न पंखे हैं वहां पर। उधर अनिल जी आप अगर यूरोप पूरा देखिए, यूके देखिए, पंखे भी नहीं होते घरों में, एसी तो छोड़ ही दीजिए। तो ये हुआ था इस साल स्विट्जरलैंड में भी बहुत गर्मी पड़ी थी, लोगों को समझ ही नहीं आती। अब आप देखिए पर्यटक घूम रहे हैं। हमारे यहाँ दिल्ली होता था भाई लू चल रही है, माँ बाप बाहर ही नहीं जाने देते थे। तो जिसको बेचारा जो गरीब है जिसको बाहर निकलना पड़ता है वही निकलते, नहीं तो ऑफिस जाइए, ऑफिस में ही रहिए और घर आइए चुपचाप। ये लोग घूम रहे थे। अब 1000 लोग मर गए पोर्चुगल में, स्पेन में लगभग 550 लोग, क्योंकि वहां 45 डिग्री भी गया टेम्परेचर। और घर ऐसे नहीं है, घर की ना इंसुलेशन बहुत अच्छी रहती है क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, हमारी तरह नहीं है विंडोज आप खोल के बैठ जाइए। तो इंसुलेशन ऐसी है वो ट्रैप कर रहे हैं। और पंखा मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उधर यूरोप में क्योंकि रखते ही नहीं है, इतना मौसम जाता नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते की बात लग रही है, अगले हफ्ते 27 डिग्री का अनुमान है मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस में। तो ये ठीक हो जाना चाहिए अनिल।